अगर कोई आप पर अटैक करे तो क्या आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते? क्या सेल्फ डिफेंस भी कभी क्राइम बन सकता है? बिल्कुल नहीं, जब तक आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 34 से लेकर 37 क्या कहता है लिमिटेशंस वगैरह के बारे में। राइट टू प्राइवेट डिफेंस विच कवर इट्स लिमिटेशन टू। वेलकम टू लेक्चर नंबर 33 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। दिस लेक्चर ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 लेक्चर सीरीज, और इस वीडियो के अंदर हम सिंप्लीफाई करेंगे प्राइवेट डिफेंस का लॉ, जो उसके कुछ प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है सेक्शन 34 टू 37 के अंदर, रियल एग्जांपल्स के साथ, जुडिशरी एग्जाम रेलेवेंस के साथ और इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस के साथ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, यहां पर आपको क्या चीज ध्यान देने की वह है, दिस इज अ राइट ऑफ डिफेंस। जो टर्मिनोलॉजी है ना इस डिफेंस की, यही आपको बता रही कि इट इज अ राइट ऑफ डिफेंस एंड नॉट ऑफ अटैक। नॉट ऑफ अटैक मतलब ये कभी भी फर्स्ट अटैक करने वाले को नहीं मिलेगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नेवर बी गिवन टू एग्रेसर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस will never be available to जो कोई एग्रेसर है उसे ये राइट अवेलेबल नहीं हो सकता है। जो एग्रेसर है उसे ये राइट अवेलेबल नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट गिव, क्योंकि ये डिफेंस का राइट है, ना कि अटैक का राइट है। टर्मिनोलॉजी आपको ये चीज बता रही है। इट इज अ राइट ऑफ डिफेंस नॉट ऑफ अटैक। आप किसी को मार के, किसी को डंडा मार के, किसी का सामान चोरी करके ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ राइट ऑफ डिफेंस नॉट ऑफ अटैक। दैट इज वाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नेवर बी अवेलेबल टू अ अटैकर और द एग्रेसर। आप सामने वाले को उकसा के और उसने आपको कुछ कह दिया, कर दिया, तो आप ये अटैक नहीं ले सकते। जो ऑफेंस की डायरेक्शन में पहले मूव कर रहा है उसको कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता। दिस इज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस, जहां तक वर्ड प्राइवेट की बात है, प्राइवेट आप इससे क्या मतलब समझते हैं? अपना या अपने वालों का। ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर डिफरेंस है बिटवीन द इंडियन लॉ एज एंड इंग्लिश लॉ। डिफरेंस बिटवीन द इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ। क्या डिफरेंस है? इंग्लिश लॉ के अंदर ओनली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली टू सेव द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ वन सेल्फ। राइट ऑफ private defense can be exercised by someone to save the body and property of someone and of none else। जबकि भारतीय कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, जो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 34 से लेकर 44 के अंदर दिया गया है, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर नॉट ओनली सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ वन सेल्फ but also of any other individual। The Indian concept of right of private defense is wider as compared to English concept of private defense। भारतीय कंसेप्ट जो है प्राइवेट डिफेंस का, उसके अंदर सिर्फ आप अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, जबकि किसी और व्यक्ति की बॉडी और प्रॉपर्टी को भी, मतलब किसी अनजान व्यक्ति को भी सेव करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह है इंडियन कॉन्सेप्ट और इंग्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर डिफरेंस। ठीक है। जहां तक भारतीय न्याय संहिता की बात है,
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34 to 44 ऑफ BNS 2023। सेक्शन 34 से लेकर 44 के बीच में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। ये जो मैं आपको बताया कि 34 से लेकर 44 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोविजंस तक दिया गया है। 34 से लेकर 44 तक दिया गया है। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया गया है कि मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, की अगर कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में कुछ करता है तो वो कोई अपराध नहीं होगा। ये बात सेक्शन 34 में बोली गई है, हम उसको भी देखेंगे। नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू अ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोविजंस विद रेफरेंस टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें किन किन एंगल्स पर बात करनी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन एंगल पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 34 के अंदर डेक्लेरेशन दी गई है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ। सेक्शन 34 के अंदर डेक्लेरेशन दी गई है किसकी? प्राइवेट डिफेंस की, कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हम हालांकि उस प्रोविजन की तरफ भी जाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं चैप्टर का या प्रोविजंस का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेट करते हैं, या जिन बातों पर हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस? प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। बॉडी और प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ ओन एंड ऑफ अदर्स एज वेल। ऑफ ओन एज वेल एज ऑफ अदर्स। ठीक, अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसको अवेलेबल होगा और अगेंस्ट हुम इट कैन बी एक्सरसाइज्ड? टू whom and against whom it can be exercised। किसको अवेलेबल होगा और किसके खिलाफ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपके सेक्शन 35 से लेकर 36 के अंदर दिए गए हैं। सेक्शन 35 से लेकर 36 के अंदर बताया गया है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसको अवेलेबल होगा, किसके अगेंस्ट अवेलेबल होगा। कितना फोर्स आप यूज कर सकते हैं? हाउ मच ऑफ फोर्स कैन बी imparted while exercising the right of private defense? जवाब है रीजनेबल फोर्स आप यूज कर सकते हैं। रीजनेबल, और ये बात आपको सेक्शन 35 34 35 सेक्शन 37 के अंदर बताई गई है। सेक्शन 37 के अंदर बताई गई है। 38 हुआ शायद, 38 के अंदर बताई गई है। नहीं, एक सेकेंड, 34 35 36 37 के अंदर बताई गई है। जो रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है उसके बारे में बात करेंगे।
क्या हार्म टू इनोसेंट पर्सन हो? अब देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। बॉडी के अंदर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी था, क्या इसमें डेथ कॉज हो सकती है? डेथ कॉज्ड, एनी अदर हार्म कॉज्ड, एनी अदर हार्म कॉज्ड मींस लेस देन डेथ, उसके बारे में प्रोविजन कौन सा है? डेथ कॉज्ड, सेक्शन 38 के अंदर डेथ कॉज की बात करी है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते समय डेथ किन सिचुएशंस के अंदर कॉज की जा सकती है। एनी अदर हार्म की बात करें तो सेक्शन 39 बात करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के अंदर डेथ को छोड़कर कौन सी चीज की जा सकती है, जिसके बारे में सेक्शन 39 है आपका। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर डेथ कब कॉज की जा सकती है और एनी अदर हार्म कब कॉज किया जा सकता है, इससे रिलेटेड प्रोविजन कौन सा है? जहां तक डेथ कॉज करने की बात है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के एक्सरसाइज के अंदर डेथ कब कॉज की जा सकती है, यह बात सेक्शन 41 के अंदर बताई गई है। और किन सर्कमस्टांसेस में डेथ को छोड़कर और कोई ऑफेंस किया जा सकता है और कोई एक्ट किया जा सकता है, यह बात सेक्शन 42 के अंदर बताई गई है ऑफ भारतीय न्याय संहिता। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां बताई गई है? हाउ मच फोर्स, इसी के साथ साथ ये चीज कि आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आरपीडी, ये दोनों चीज आपको हाउ मच फोर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेक्शन 37 के अंदर है, जिसके अंदर बेसिकली आपको पता ही है कि रीजनेबल फोर्स यूज होगा और सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस में एक्सरसाइज की जा सकती है जहां पर देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब आप जब पुलिस या पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन, जब तक वो मदद पहुंचेगी तब तक तो आपके साथ अपराध हो चुका हुआ है, ऐसी सिचुएशन हो तभी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। हार्म टू इनोसेंट पर्सन, कि क्या आप उस सिचुएशन के अंदर भी अपना आरपीडी राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं जब रिस्क हो कि इनोसेंट पर्संस को हार्म हो सकता हो। इसके बारे में आपका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 44 है। सेक्शन 44 ऑफ भारतीय संहिता टॉक्स अबाउट इट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैन देयर बी अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। कैन देयर बी अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस? हालांकि इस सवाल का जवाब नो है। देयर कैन नॉट बी प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, क्या आप उसको मार के या उसके खिलाफ कोई ऑफेंस क्लेम करके ये क्लेम कर सकते हो कि आपने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया? एक्चुअली ये एग्रेसर वाले पॉइंट पर है। देयर कैन नॉट बी, आपने पहले किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक किया, ठीक है, ऑब्वियसली वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेगा ना। और जब वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, प्रिवेंटिव राइट एक्सरसाइज कर रहा है, देन इन दैट केस आप उसके ऊपर अटैक कर देते हो और फिर बाद में बोलते हो कि मैंने तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। आपको नहीं मिल सकता बिकॉज यू आर एन एग्रेसर। देयर कैन नॉट बी प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस। आई होप यू गेट इट। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से बेर एक्ट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सिनेरियो रहेगा, आज के लेक्चर का रहेगा सेक्शन 34 से लेकर 44 तक प्रोविजंस को हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं बेर एक्ट के हिसाब से। कल इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स और दूसरा डिस्कशन हमारा सारा वो चलेगा। फटाफट से एक बार बेर एक्ट की तरफ चल रहे हैं।
हाँ, हालांकि कुछ चीजें रहेंगी जो मैं आपको उसी दौरान बताऊंगा, डिस्कशन के दौरान। एक बार बेयर एक्ट की तरफ चल रहे हैं। यस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से लेकर 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 34, सेक्शन 34 सेक्शन 34 देखिएगा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसे ही कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में की गई है। यहां पर आपको क्या चीज ध्यान देना है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी, चाहे वो एक्ट हो या ओमिशन हो, ठीक है, इज एन ऑफेंस। ऑफेंस के लिए आप रेलिवेंट डेफिनेशन कहां देखेंगे? ऑफेंस की डेफिनेशन कहां दी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर? जल्दी बताइए, ऑफेंस की डेफिनेशन कहां दी गई है भारतीय न्याय संहिता के अंदर? मतलब तो आपको बताया था ना, ऑफेंस का मतलब होता है अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस एक्ट, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ, बाय एनी अदर लॉ और एनी लोकल और स्पेशल लॉ। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट वेयर द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन द भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर ऑफेंस का मतलब बताया गया है, विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मार्क द वर्ड प्राइवेट, मार्क द वर्ड डिफेंस। इट इज अ डिफेंसिव राइट और यू कैन से दैट इट इज अ प्रिवेंटिव राइट। ऑफेंसिव राइट नहीं है। आप इस मतलब एग्रेसर इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अपने आप को बचाने के लिए आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। यू कैन नॉट एक्सरसाइज दिस राइट फॉर द पर्पज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव राइट, बचाने के लिए यूज हो सकता है, नॉट इन द ऑफेंसिव मैनर। आर्टिकल सॉरी सेक्शन 34 के अंदर जस्ट एक डेक्लेरेशन दी गई है। हाउएवर द रियल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये कहता है कि ये कोई भी अपराध नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ भी अगर कोई व्यक्ति करता है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज के अंदर, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। नॉट बी एन ऑफेंस इसका मतलब क्या है? देयर विल बी कंप्लीट एक्सोनरेशन फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी, द एक्ट विल नॉट बी प्यूनिटिव, उसके लिए सजा नहीं हो सकती। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ऊपर तो बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर कोई एक्ट की गई है या इलीगल ओमिशन, कोई ओमिशन किया गया है, वो ऑफेंस नहीं होगा। इलीगल तो ऑब्वियसली वही नहीं होगा ना, ओमिशन नहीं हो किया है तो वो ओमिशन भी ऑफेंस नहीं होगा। मगर अब एक्चुअल में जो प्राइवेट डिफेंस है वो किस चीज के लिए अवेलेबल होगा? स्कोप ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बीइंग टोल्ड इन, मतलब प्रिलिमिनरी स्कोप ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बीइंग टोल्ड इन सेक्शन 35। और आपको इस प्रोविजन से यह भी पता चल जाएगा कि हाउ द इंडियन लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ब्रॉडन और वाइडन एज कंपेयर टू द इंग्लिश लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो मैं आपको इनिशियली बता रहा था इस लेक्चर के दौरान।
एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई है, रीजनेबल की हो या फिर अगर आपके पास टाइम है, रिकोर्स टू द पब्लिक प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, तब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये सारी बात मतलब जो लिमिटेशंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको कहां देखने को मिलेंगी? सेक्शन 37 के अंदर पता चलेंगी। सेक्शन 37 के अंदर है एवरी पर्सन हैव अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। अब ये डिफेंस का राइट है, टू डिफेंड। प्राइवेट डिफेंस है ना, तो इट इज अ डिफेंसिव राइट, नॉट दी ऑफेंसिव राइट। डिफेंस मतलब कब करोगे? जब आप अपने आप को या कंसर्न जो चीज है उसको बचाने के लिए कर रहे हो। प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। अब यहां पर जो एनी अदर पर्सन क्या रिलेटिव होगा? क्यों कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। इवन अ स्ट्रेंजर is included here. So means the right of private defense can be exercised not only protecting the one's own body but also even a stranger, even the body of unknown person, उसमें भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहीं पर इंडियन लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज वाइडर एज कंपेयर टू द इंग्लिश लॉ ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एनी ऑफेंस। अब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी होगा वो अपनी बॉडी को बचाने के लिए फॉर डिफेंडिंग हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी ऑफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। कोई ऐसा अपराध जिससे ह्यूमन बॉडी अफेक्ट हो सकती है, वो अपराध चाहे मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड हो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो, किडनैपिंग हो, अबडक्शन हो, रेप हो, ठीक है, जो इस तरह ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उनके खिलाफ ये डिफेंस अवेलेबल होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी is for the purpose of defending the body of the person concerned as well as the body of any other third person। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति के साथ आपके सामने कोई क्राइम, मतलब कोई व्यक्ति, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति के साथ मार पिटाई कर रहा है, मार पिटाई करने वाला है या उसको मार रहा है बुरी तरह, या लग रहा है कि गोली मारने वाला है या कुछ और करने वाला है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बचाने के लिए भी आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि लिखा है ना नथिंग इज एन ऑफेंस, तो मतलब कुछ भी कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 कर सकते हो। और उस सिचुएशन के अंदर आपको किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। दूसरा जो क्लॉज बी के अंदर बताया गया है, फॉर डिफेंडिंग द प्रॉपर्टी, किसकी और कैसे नेचर की, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो और चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली मूव की जा सके। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? विच लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। मतलब जब तक कोई चीज जमीन के साथ अटैच है और परमानेंटली अटैच्ड है तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जैसे जमीन हो गई, पेड़ हो गए, या फिर आपने छत पर सीलिंग फैन लगा दिया है, परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा जब तक वो अटैच रहेगा। अनलेस एंड अनटिल आप स्क्रू वगैरह हटा के उसको हटा रहे हैं, तब तो फिर वो मूवेबल हो जाएगा। जो पेड़ हैं जब तक जमीन में गड़े हुए हैं, जमीन में वो इनग्रेन्ड है, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। द मोमेंट दे आर सेवर्ड, दे आर कट, दे बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। और प्रॉपर्टी कैसे नेचर की हो सकती है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, किसी भी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के रेफरेंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब चाहे वो उस व्यक्ति की खुद की हो और ऑफ एनी अदर, इवन स्ट्रेंजर की प्रॉपर्टी को भी डिफेंड करने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। यही मेजर डिफरेंस है।
ठीक है, इंडियन और इंग्लिश लॉ का। तो आपको सेक्शन 97 से क्या पता चला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेनली दो डिस्क्रिप्शन का होगा। दो डिस्क्रिप्शन कौन सा? बॉडी का और प्रॉपर्टी को। डिफेंस करने के लिए होगा, डिफेंड करने के लिए होगा, टू डिफेंड है ना, मेंशन एक्सप्रेसली। डिफेंड करने के लिए होगा प्रॉपर्टी को, बॉडी को। किसकी प्रॉपर्टी, किसकी बॉडी? खुद की और किसी थर्ड पर्सन की भी। ठीक है, बॉडी के अगेंस्ट, जब भी बॉडी के रेफरेंस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज अगेंस्ट एनी ऑफेंस विच इज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है आपके बीएनएस में। उसके अंदर जो जो अपराध है उनके रेफरेंस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। जहां तक प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी मूवेबल या फिर इमूवेबल और ऑफ एनी अदर पर्सन, किसके खिलाफ? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी का था वो तो स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड आपको बोल दिया था कि दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। बट प्रॉपर्टी के रेफरेंस में आप देखिएगा कि क्या है? अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। काउंट करिएगा कितने नंबर मेंशन है, कितने अपराध मेंशन है? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। द लेजिस्लेचर हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड ओनली 4 काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस अगेंस्ट विच देयर इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल। 4 डिफेंस कौन से, 4 ऑफेंस कौन से मेंशन है विद रेफरेंस टू दी प्रॉपर्टी? थेफ्ट, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास या इनके अटेम्प्ट। क्या इनके अलावा भी दूसरे ऑफेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी के? हाँ, बहुत सारे प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हो सकते हैं ना। ये तो 4 बस इनके रेफरेंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया गया है। दूसरों के रेफरेंस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों प्रोवाइड नहीं किया गया एक्सप्रेसली? इस सवाल का जवाब जान लीजिए। ये 2 कारण से हो सकता है। या तो जो आपके दूसरे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ दूसरे ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, या तो वो इन चारों ऑफेंसेस के अंदर आएंगे, या फिर उनके अंदर देयर में बी सिचुएशन की आपको इमीडिएट हेल्प की जरूरत ना हो। देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आपको जो लिमिटेशन आपको आगे अभी मैं बताऊंगा सेक्शन 37 के अंदर जो मेंशन की गई है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, वो आप ध्यान देंगे। बाल थोड़े से आज खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। चलो देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कैसे थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। डेकॉइटी मेंशन नहीं है ना, या एक्सटॉर्शन मेंशन नहीं है, मगर क्या उनके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा? होगा, बिकॉज दे आर इंप्लाइडली पार्ट ऑफ आइदर थेफ्ट और रॉबरी। एक्सटॉर्शन 2 तरीके से हो सकती है, तो रॉबरी के थ्रू या फिर थेफ्ट के थ्रू हो सकती है ना। और डेकॉइटी विद मर्डर कब होगा? जब रॉबरी कमिट की जाती है 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा। तो इन दैट सेंस रॉबरी या डेकॉइटी का वही पार्ट बन रहे हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास है, वो एक ऑफेंस एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया। क्रिमिनल ट्रेसपास, आपकी प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कोई घुस आया है, अब आप पुलिस का वेट थोड़ी ना करोगे, पहले ही उसको भगाओगे ना वहां से। एक तो ये सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पर इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, आपको इमीडिएट रिड्रेस करने की जरूरत है, इमीडिएटली निपटने की जरूरत है उस प्रॉब्लम से। या फिर मिसचीफ है, किसी ने आपकी जमीन पर आग लगा दी, तो भाई अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पानी वानी छिड़कोगे ना, और उस व्यक्ति को चाहे आप गोली मार दो, कर सकते हो, मिसचीफ बाय फायर हो रहा है। अब दूसरे ऑफेंस है, जैसे चीटिंग है,
चीटिंग यहां पर मेंशन नहीं है। चीटिंग कैसा ऑफेंस है, या फॉर्जरी है, गलत साइन वगैरह हो गए, तो उसमें आपको इमीडिएट रिड्रेसल की जरूरत नहीं है, डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास टाइम है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सको, केस वगैरह फाइल कर सको, पुलिस के पास जाके अपनी कंप्लेंट कर सको। ऐसे ऑफेंसेस को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बाहर रखा गया है, बिकॉज आइदर देयर इज टाइम टू हैव प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, या फिर वो ब्रॉडली इन्हीं चारों ऑफेंसेस के अंदर आ जाते हैं। इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट right of private defense against act of a person of unsound mind. This is very, very important. Act of right of private defense against act of a person who is of unsound mind. Generally हम क्या presume करते हैं कि every person know the consequences of his act, but जो unsound mind का व्यक्ति है और उस अनसाउंडनेस की वजह से अगर उसको लीगल इंसैनिटी भी है, तो उसके द्वारा किया हुआ काम ऑफेंस तो होगा नहीं, बिकॉज ही विल बी टेकिंग डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस। तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि और देखिए सेक्शन 34 याद है ना आपको, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 35 के अंदर बॉडी की बात करें तो क्या लिखा है, टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब कोई पागल व्यक्ति अगर कोई एक्ट कर रहा है तो उसका एक्ट टेक्निकली ऑफेंस नहीं होगा, बिकॉज ही विल बी गेटिंग डिफेंस। ऑफेंस तो तब होता ना जब वो पनिशेबल होता, बट दैट इज नॉट पनिशेबल। मगर ये जो प्रोविजन ये कह रहा है कि चाहे पागल व्यक्ति आपके अगेंस्ट कोई एक्ट कर रहा है, he will be definitely absolved because of the defense of unsoundness of mind, but उसकी एक्ट के अगेंस्ट आप अपने आप को तो बचाओगे ना। तो उसी बात को ये प्रोविजन कह रहा है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल इवन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल even against the act of a person of unsound mind. When an act which would otherwise be a certain offense, जब कोई एक्ट एक certain offense होती, is not that offense, वो offense नहीं है। offense क्यों नहीं है? because the act is done by a person because of the want of youth, मतलब 7 साल से कम उम्र का बच्चा है या फिर 7 से 12 का है, उसकी मैच्योरिटी लेवल नहीं है, लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द रीजन ऑफ यूथ। ये कौन सा प्रोविजन है? डोली इन कैपेक्स की बात कर रहा है। डिफेंस याद है ना अपने बीएनएस के अंदर। या वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये 7 से 12 साल के बच्चे की बात कर रहा है। या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से लीगल इंसैनिटी की बात कर रहा है। या द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट, इंटॉक्सिकेशन एज ए डिफेंस की बात कर रहा है। और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, मिसकंसेप्शन यहां पर मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। अब कोई भी व्यक्ति इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई एक्ट करेगा, उसको तो अल्टीमेटली डिफेंस मिल जाएगा, उसको तो डिफेंस मिल ही जाएगा ना। मगर जिसके अगेंस्ट वो कर रहा है, क्या उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा अगेंस्ट सच चाइल्ड ऑफ लेस देन 7 ईयर्स और सच चाइल्ड ऑफ 7 to 12 ईयर्स हु हैव नो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझ बूझ ही नहीं है। या अनसाउंड, ऐसे अनसाउंड माइंड के, मतलब आपके ऊपर किसी पागल ने अटैक कर दिया, पागल तो बच जाएगा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस लेके।
क्या जब वो पागल आपके ऊपर अटैक कर रहा है, गोली मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो क्या आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना? लॉजिक कहता है भाई मेरे को तो अपनी बॉडी बचानी है ना। तो यही बात इस प्रावधान ने भी कह दिया, चाहे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी का हो या प्रॉपर्टी को हो, द पर्सन कंसर्न्ड will have, every person has the same right of private defense against that act which would have if the act were that offense। अगर वो व्यक्ति पागल नहीं होता, जिस तरीके से उस तरीके से अवेलेबल होता, उसी तरह सेम सेंस के अंदर अभी भी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा, चाहे बॉडी का हो चाहे प्रॉपर्टी का हो। एग्जाम्पल देखिए, जेड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जेड जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो ए को मारता है, attempts to kill A, attempts to kill A, Z guilty of no offense because he will take the benefit of unsoundness of mind, unsoundness of mind, ठीक। but A has the same right of private defense which he would have if Z were the same। मगर यहां पर A के पास वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सही तरीके से अवेलेबल होगा जो उसके पास अवेलेबल होता अगर जेड सही माइंड का होता, सेन पर्सन होता, उसी सेंस में अवेलेबल होगा। अब देखिए, ए बाय नाइट, ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इजली लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। ए रात को किसी ऐसे घर के अंदर घुसता है जिसके अंदर वो लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर है, मतलब अपने ही घर में घुस रहा है, ठीक है। तो लीगली एंटाइटल हुआ ना, या उसने कोई घर किराए पर लिया हुआ उसके अंदर घुस रहा है, तो वो लीगली एंटाइटल्ड है उस घर के अंदर घुसने के लिए। जेड जो उस घर में रह रहा है, जेड इन गुड फेथ, जेड इन गुड फेथ, जेड को लगता है गुड फेथ के अंदर ए हाउस ब्रेकर है, रात को लुटेरे आ गए, चोर आ गए, ए को अटैक कर देता है। हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन की ये तो लुटेरा आया है, चोर आया है रात को, वो मिसकंसेप्शन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले लेगा। मगर यहां पर ए के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा अवेलेबल अगेंस्ट द एक्ट ऑफ जेड विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग दिस मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगर जेड इस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर नहीं अटैक कर रहा होता कि भाई जो व्यक्ति आया वो लुटेरा है या चोर है, तो उसी सेंस में ए के पास अपनी एक्ट के जेड के द्वारा अटैक जो किया गया है उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। मतलब आप किसी घर के अंदर घुसते हैं जिसके अंदर आप लीगली ऑथराइज्ड हैं एंटर करने के लिए, आपका अपना घर है, आपने किराए पर कमरा लिया हुआ है, आपके हॉस्टल का कमरा है, आप उस घर के अंदर जब घुस रहे हैं तो उस घर में रहने वाला दूसरा व्यक्ति, आपका सहपाठी, दोस्त, अंधेरे में आप इस तरीके से घुस रहे हो टेसिटली बिना शोर मचाए, उसको लगता है कि चोर आ गया, वो वहीं से डंडा उठाता है और आपके सिर पर मारता है। जब वो ऐसा एक्ट कर रहा है वो तो डिफेंस ले लेगा मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, सेक्शन 14 के अंदर जो है, बिकॉज ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ। मगर यहां पर आपको उसकी एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यू विल हैव द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 37 के अंदर दी गई हैं। दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस, दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब किन कंडीशंस के अंदर देयर विल बी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब मतलब पर्सन कंसर्न्ड को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। जनरली जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये अर्जेंसी का राइट है, इमीडिएसी का राइट है, कि मतलब पर्सन कंसर्न्ड के पास पुलिस प्रोटेक्शन अवेलेबल करने का समय नहीं होता, पुलिस को अप्रोच करने का समय नहीं होता, और अपने आप को बचाना है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है, उस अर्जेंट और इमिनेंट सिचुएशन से डील करने के लिए लॉ ने ही सेफगार्ड के रूप में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल किया है। देखिए हमारा जो पुलिस प्रोटेक्शन सिस्टम है, एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ पुलिस है, और हर जगह जहां पर क्राइम हो रहा है हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर पुलिस अवेलेबल होगी। ऐसा हो गया तो भाई हर घर के बाहर, हर घर के अंदर, हर चौराहे पर, हर गली के अंदर पुलिस रखनी पड़ जाएगी, स्टेट का खर्चा बहुत होगा, तो जो चीज़ पॉसिबल है नहीं।
तो उस चीज से सिचुएशन से बचने के लिए भाई अपने आप को बचाने का काम खुद करो। हम आपको अपराधी नहीं मानेंगे, स्टेट ने आपके लिए प्रोविजन बना दिए हैं कानून के अंदर। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब नहीं होगा? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by a public servant in the exercise against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। अब देखिए, किसी पब्लिक सर्वेंट ने, चाहे वो पुलिस अफसर है, चाहे और अधिकारी है, चाहे कोई और है, वो आपके अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, आपको थप्पड़ मार देता है, आपको धक्का दे देता है, आपको भगा देता है, उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की गई एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक अवेलेबल नहीं होगा जब तक उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो एक्ट की गई है उससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ना हो जाए कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो डेथ कॉज हो सकती है मेरी, या फिर मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है। मगर आपको क्या ध्यान देखना है कि पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ के अंदर काम कर रहा है और अपने कलर ऑफ हिज ऑफिस के अंदर, की मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो जो कानून के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, जो लॉ ने उसको पावर्स दी है, उनको एक्सरसाइज करते हुए वो काम कर रहा है। तो ऐसी एक्ट के अगेंस्ट, ऐसी एक्ट जो पब्लिक सर्वेंट ने की है उसके अगेंस्ट आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, चाहे जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर है वो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है दैट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। ठीक है, मतलब चाहे वो सच में वैलिड न हो लॉ के द्वारा, तब भी आप उस कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। या पब्लिक सर्वेंट, वर्ड यहां पर मेंशन है पब्लिक सर्वेंट, नॉट द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगेंस्ट एन एक्ट, वो एक्ट जो रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज नहीं कर रही है डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, तब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं एक्सरसाइज कर सकते, बशर्ते कंडीशन क्या है कि पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम कर रहा हो, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, जो अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हो। मतलब क्या है कि अगर पब्लिक सर्वेंट आपके अगेंस्ट कोई ऐसी एक्ट कर रहा है जो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं दे रही है या रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं दे रही है, उस सिचुएशन के अंदर देयर विल बी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देयर विल बी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब अब पब्लिक सर्वेंट ने आपको थप्पड़ मारा क्योंकि आप लेन तोड़कर जा रहे थे, मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी, सब लोग लाइन में जा रहे थे, आप लाइन तोड़ के साइड से जाने लगे, पब्लिक सर्वेंट ने आपको मारा थप्पड़। यहां पर अगर देखा जाए तो पब्लिक सर्वेंट नहीं कर सकता ऐसा, थप्पड़ नहीं मार सकता आपको। पब्लिक सर्वेंट का काम आपको मारना नहीं है, आपको सजा देना नहीं है, सजा तो जस्टिस डिपार्टमेंट का काम है। मगर वहां पर कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर है, वो कैसे एक्ट कर रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, उसको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस एप्रीहेंशन ने आपको ना रीजनेबल ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन दी, ना ही ऐसा हुआ कि वो आपके अगेंस्ट डेथ का अपराध करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो सेक्शन 37 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का सवाल आ रहा हो या बॉडी से रिलेटेड सवाल आ रहा हो, दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज, बिकॉज दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ द काइंड्स ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, चाहे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हो, चाहे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो। इज इट क्लियर? दूसरा,
against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the directions of a public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. ए और बी के अंदर क्या डिफरेंस है? ए के अंदर कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट अगर वो खुद से कोई एक्ट कर रहा है आपके ऊपर, तो उस कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन दी गई है एक तरह से, ठीक है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट द्वारा की गई एक्ट आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ग्रीवियस हर्ट की नहीं दे रही, ना डेथ की दे रही, तो आपको कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। अब लॉजिक को देखिएगा, पहले में प्रोटेक्ट किया कहीं ना कहीं तक पब्लिक सर्वेंट, तो अब दूसरे के अंदर जो क्लॉज बी के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस आदेशों को पालन करते हुए अगर कोई काम कर रहा है अंडर द कलर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट, और वो पब्लिक सर्वेंट अपने गुड फेथ में काम कर रहा है, तो उस आदेशों का पालन करते हुए किसी थर्ड पर्सन ने, चाहे वो खुद पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो अगर कुछ कर रहा है, तो तब भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको मंदिर की लाइन वाला एग्जांपल दिया था, उसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, दो सिनेरियोज में बांटते हैं कि मंदिर की लाइन में लगे हुए थे, आपने लाइन तोड़ी तो पब्लिक सर्वेंट ने आपको थप्पड़ मारा। यहां पर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं कर रही थी, और पब्लिक सर्वेंट वाज एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। सपोज करो यहां पर कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर खुद से नहीं थप्पड़ मारता है आपको, बल्कि क्योंकि वो भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो दूर खड़ा था, तो वो आपके बराबर में जो व्यक्ति खड़ा था उसको कहता है, देखिए लाइन से निकल रहा, मार इसको थप्पड़ एक खींच के। हमारे हरियाणा में तो ऐसे ही बोलते हैं, मार इसके, साथ में गाली और देते हैं पुलिस वाले, मार इसके एक थप्पड़ खींच के। और आपके बराबर में जो खड़ा था ना, उसने खींच के आपके थप्पड़ मारा। तो जो एक क्लॉज बी है उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट व्यक्ति, दैट पर्सन इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, और वो पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम कर रहा था, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा था। चाहे उस व्यक्ति के द्वारा, उस कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट ने जो डायरेक्शन उस थर्ड पर्सन को दी है, चाहे वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल नहीं हो लॉ के अंदर। आई होप यू गॉट इट। दोनों का डिफरेंस समझे? 3. In cases in which there is time to have recourse to the protection of public servant, public authorities, जब आपके पास समय हो कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए उनको अप्रोच कर सकते हो। जैसे आपके घर में, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति के घर में चोरी हुई, चोर आपके घर में चोरी करके भाग गया है। अब जब चोर आपके घर में था उस समय तो आप उसके ऊपर कुछ भी कर दो, आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, अलॉन्ग विद बॉडी भी हो जाता, ठीक है। मगर चोर चोरी करके चला गया है, आपके घर से बाहर चला गया है, दूर चला गया है, तो यहां पर आप उसको ढूंढने नहीं जा सकते, या उसके फिर वहां जाके ढूंढ के पकड़ के उसको मार नहीं सकते। यहां पर आपके पास समय है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, फॉर हैविंग रिकोर्स टू दी, फॉर अप्रोचिंग दी पब्लिक अथॉरिटीज। आप अपनी एफआईआर वगैरह दर्ज कराइए, तब ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू दी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, तब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। मूविंग फर्दर, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, बिकॉज, और इसके पर्पज क्या है कि मतलब ये एक तरह से रीजनेबल हार्म की बात कर रहा है, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसा राइट है? एक डिफेंसिव राइट है, वो आप अपने डिफेंस में यूज कर सकते हो। इट इज नॉट अ ऑफेंसिव राइट, क्योंकि ये ऑफेंसिव राइट नहीं है, डिफेंसिव राइट है, तो आप अपने डिफेंस में रीजनेबल फोर्स ही यूज कर सकते हो, अनरीजनेबल फोर्स नहीं यूज कर सकते हो। सपोज करो अगर आपके ऊपर कोई डंडा मार रहा है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते, क्योंकि यहां पर ये अनरीजनेबल हो जाएगा। द फोर्स यूज्ड मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ।
आपको डिफेंडर बनना है, एग्रेसर नहीं बनना है। और जो फोर्स यूज कर सकते हो वो सिर्फ आप रीजनेबल फोर्स कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते, या आप पत्थर उठा के उसका सिर नहीं फोड़ सकते। द पर्पस which is mentioned in this provision is that the force can be used only in the reasonable limits or reasonable to a reasonable extent. The moment the force exercised by in your right of private defense crosses the limit, then it means you have exceeded your right of private defense. और जब आप right of private defense exceed करोगे तो you will not be getting the right of private defense. मतलब आपको फिर सजा होगी, आपको डिफेंस का राइट तो मिलेगा नहीं। एक सेकंड पानी पी लेता हूं बेटा। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा ना, अभी जो सेक्शन 37 हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर क्लॉज ए के अंदर बोला कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपको कुछ कर रहा है और उससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं हो रही है डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मगर ये जो रेस्ट्रिक्शन क्लॉज ए के अंदर बताई गई है, ये कब एप्लीकेबल होगी? जब आपको पता हो द पर्सन कंसर्न्ड इज एक्टिंग, जो एक्ट कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। अगर आपको पता ही नहीं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट यू कि आप सेक्शन 37 की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को अज्यूम करके एक्ट कर रहे होगे? अगर आपको यह पता है कि कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट है, तभी रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल होगी। अगर आपको पता है कि कंसर्न्ड जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, तो भाई चाहे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कॉज हो या रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट कॉज हो या ना हो, आप उसी तरीके से अपने आप को बचाएंगे, ऐसे अज्यूम करते हुए द पर्सन एक्टिंग इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जैसे नॉर्मल अटैकर अटैक करता है उस तरीके से बचाएंगे। जब आपको पता ही नहीं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, मतलब अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारने की कोशिश की तो आप अपने डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए, थप्पड़ से बचने के लिए, या अपने आप को, ताकि आप फोर्स का हिस्सा ना बने, आपके ऊपर वो ऑफेंस ना कर पाए, कुछ भी कर सकते, धक्का दे सकते, दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो कंसर्न्ड पर्सन पुलिस ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है। गॉट माय पॉइंट? इसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर, एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर ये चीज तो बोली गई है विद रेफरेंस टू द पर्सन एक्टिंग इज अ पब्लिक सर्वेंट। नाउ कमिंग टू द explanation 2 which says that if the person acting is not a public servant himself but he is acting under the direction of public servant, तब उस सिचुएशन में अगर वो ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर कोई अटैक वगैरह करता है, आपकी बॉडी पर या आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश करता है, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की जो लिमिटेशन है कि उस हद तक एक्सरसाइज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस तब तक कॉज नहीं होगी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज जो लिमिटेशन दी गई है। आपको यह पता होना चाहिए कि कंसर्न्ड पर्सन इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर आपको यह पता ही नहीं कि द पर्सन कंसर्न्ड इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, देन यू मस्ट ट्रीट हिम एज नॉर्मल केस, और जो आप नॉर्मल केस के अंदर अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए कर सकते हैं, वो सारी शक्तियां आपके पास अवेलेबल होंगी। यू विल हैव ऑल दीज। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 33 है वो कंप्लीट हुआ। जुडिशरी, एपीओ एंड जेएलओ एस्पिरेंट्स के लिए यहां से आपके प्रीलिम्स के लिए क्या सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सेक्शन 34 से लेकर 37 को आप याद रखिएगा। मेंस के लिए एसए या फिर क्रिमिनल लॉ का जो आपका पेपर है वहां पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आता है। डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं,
एक लीगल शील्ड है, लेकिन ध्यान रहे ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेशन का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको बिना वजह धमकाए या फिर हर्ट करे, क्या आपको उनके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट मिल सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा यस और नो विद योर प्रॉपर रीजन। लेट अस सी हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करो जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ और सब्सक्राइब करो दून लॉ मेंटर फॉर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगले लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।